नमस्कार दोस्तों, आशा करता हूँ आपकी तैयारी बहुत ही अच्छी चल रही होगी और अपनी तैयारी को बेहतर से बेहतर बनाने के लिए हमारे जीके गुरु ट्रिक्स चैनल के साथ जुड़े रहें। जिन भाइयों ने अभी तक हमारे जीके गुरु ट्रिक्स चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और जिन भाइयों ने हमारे जीके गुरु ट्रिक्स चैनल को सब्सक्राइब कर रखा है उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आज की क्लास में पॉलिटिकल साइंस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर लेके आए हैं। आज की क्लास का टॉपिक है इंटरनेशनल रिलेशंस, अंतर्राष्ट्रीय संबंध, जिसमें आपकी 3 क्लास हो चुकी हैं। आज चौथी क्लास है दोस्तों। जो आपके लिए जो प्रीवियस ईयर परीक्षा में प्रश्न पूछे गए हैं वो अति महत्वपूर्ण प्रश्न है, टॉप प्रश्न है जो आपके लिए रामबाण साबित होंगे। आज की क्लास का मोटिवेशन है, तेरा सिलेक्शन सिर्फ तेरा नहीं होगा, वह पिता की वर्षों की मेहनत और माँ की हर जागी हुई रात का जवाब भी होगा। दोस्तों, हम क्लास को शुरू कर रहे हैं। आज की क्लास का पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। निम्नलिखित में से किसका संबंध शीत युद्ध संकट से नहीं है? बर्लिन संकट 1961, क्यूबा संकट 1962, भारत चीन युद्ध 1962, एवल आर्चर अभ्यास 1983। आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, भारत चीन युद्ध 1962। ये शीत युद्ध संकट से संबंधित नहीं है। शीत युद्ध की अवधारणा का विकास द्वितीय विश्व युद्ध 1939 से 1945 के बाद के काल में संयुक्त राज्य अमेरिका और सोवियत संघ के बीच उत्पन्न वैचारिक तनाव की स्थिति के रूप में जाना जाता है। कुछ इतिहासकारों द्वारा इसे शस्त्र सज्जित शांति का नाम भी दिया गया है। शीत युद्ध को शस्त्र सज्जित संधि का नाम भी दिया गया है। द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद पूरा विश्व 2 गुटों में बंट गया था। एक तरफ सोवियत संघ जो साम्यवादी खेमे का नेतृत्व कर रहा था, और दूसरी तरफ अमेरिका जो पूंजीवादी देशों का नेतृत्व कर रहा था। अतः शीत युद्ध के बाद, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद विश्व था वो पूरा विश्व 2 गुटों में बंट गया था। एक तरफ सोवियत संघ यूएसएसआर, दूसरी तरफ यूएसए अमेरिका। अमेरिका है जो पूंजीवादी देशों का नेतृत्व कर रहा था, और यूएसएसआर था वो साम्यवादी खेमे देशों का नेतृत्व कर रहा था। अतः भारत चीन युद्ध है वो शीत युद्ध संकट से संबंधित नहीं है। बर्लिन की संधि हुई थी वो शीत युद्ध के संबंध हुई थी। क्यूबा संकट 1962 में हुआ था, वो भी शीत युद्ध से संबंधित था। एवल आर्चर अभ्यास 1983 में हुआ था, वो भी शीत युद्ध से संबंधित था। लेकिन भारत चीन युद्ध था वो 1962 में हुआ था, यह शीत युद्ध से संबंधित नहीं था। तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी। आपका अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन से कारक शीत युद्ध के अंत में जुड़े हैं? सोवियत शैली के साम्यवाद की संरचनात्मक कमजोरी जुड़ा है दोस्तों। गोर्बाचोव की सुधार प्रक्रिया का प्रभाव ये भी जुड़ा है दोस्तों। अमेरिकी नीति और द्वितीय शीत युद्ध ये भी जुड़ा है दोस्तों। आर्थिक और सांस्कृतिक वैश्वीकरण ये भी जुड़ा है। तो आपका सही विकल्प हो जाएगा 1, 2, 3 और 4 सभी। तो आपका सही जवाब होगा ऑप्शन डी। शीत युद्ध के अंत में सोवियत शैली के साम्यवाद की संरचनात्मक कमजोरी जोड़ी गई थी। गोर्बाचोव की सुधार प्रक्रिया का प्रभाव पड़ा था। अमेरिका नीति और द्वितीय शीत युद्ध जुड़ा था। आर्थिक और सांस्कृतिक वैश्वीकरण भी शीत युद्ध के अंत में जुड़ी थी। तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, 1, 2, 3 और 4। आपका अगला सवाल है, शीत युद्धोत्तर युग के लिए नवीन विश्व व्यवस्था न्यू वर्ल्ड ऑर्डर वाक्यांश पहली बार किसके द्वारा दिया गया था? फ्रांसिस फुकुयामा, जॉर्ज H.W. बुश, मिखाइल गोर्बाचोव, जॉर्ज W. बुश। आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, मिखाइल गोर्बाचोव। मिखाइल गोर्बाचोव ने कहा था
कि नवीन विश्व व्यवस्था न्यू वर्ल्ड ऑर्डर वाक्यांश का प्रयोग किया था शीतयुद्धोत्तर युग के लिए? आपका अगला सवाल है, सुपर पावर महाशक्ति शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? ग्रेवियन कॉल्को, विलियम फॉक्स, जॉर्ज ऑरवेल, वाल्टर लिपमैन। जो सुपर पावर या महाशक्ति शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, विलियम फॉक्स ने। विलियम फॉक्स ने सुपर पावर या महाशक्ति शब्द का प्रयोग किया था। विलियम फॉक्स एक अमेरिकी विदेश नीति के प्रोफेसर थे। इन्होंने अपनी प्रसिद्ध रचना द सुपर पावर, द यूनाइटेड स्टेट, ब्रिटेन एंड द सोसाइटी यूनियन देयर रेस्पॉन्सिबिलिटी फॉर पीस, जो 1944 में लिखी थी, जिसमें सर्वप्रथम महाशक्ति सुपर पावर रूपी शब्दावली का प्रयोग किया था। वो किसने किया था? विलियम फॉक्स ने किया था, जिसमें एक सुपर की वैश्विक पहुंच की बात की गई। फॉक्स ने सुपर पावर शब्द का इस्तेमाल शक्ति की नई श्रेणी की पहचान करने के लिए किया, जो दुनिया में सर्वोच्च स्थिति पर कब्जा करने में सक्षम है, जिसमें युद्ध के रूप में उग्र प्रदर्शन किया गया था। राज्य वैश्विक स्तर पर एक दूसरे को चुनौती दे सकते थे और लड़ सकते थे। उनके अनुसार उस समय महाशक्तियों की 3 श्रेणियां, महाशक्तियों की श्रेणी में 3 राज्य शामिल थे, जिसमें संयुक्त राज्य अमेरिका, सोवियत संघ और यूनाइटेड किंगडम। ये 3 महाशक्तियों के रूप में आते हैं। आपका अगला सवाल है, हमें राज्यों की बदलती भूमिका को समझने के लिए राज्यों के बीच अंतर करने की जरूरत है। यह कथन किसने कहा था? डेविड हेल्ड ने, रॉबर्ट डेहल ने, माइकल मान ने, एजी फेंक ने। तो यह कथन माइकल मान ने कहा था। माइकल मान ने कहा था कि हमें राज्य को बदलने की भूमिका को समझने के लिए राज्यों के बीच अंतर करने की जरूरत है। यह माइकल मान ने कहा था। आपका अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन यह तर्क देता है कि पूंजीपति राज्य का उपयोग समाज में वर्चस्व के साधन के रूप में करते हैं? राल्फ मिलीबैंड, पियरे बोर्दियो, सुसान स्ट्रेंज, थेडा स्कॉपॉल। आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, राल्फ मिलीबैंड। राल्फ मिलीबैंड हैं जिन्होंने कहा था कि पूंजीपति राज्य का उपयोग समाज में वर्चस्व के साधन के रूप में करते हैं। राल्फ मिलीबैंड हैं वो अमेरिकी मार्क्सवादी विचारक हैं, जिनकी चर्चित पुस्तक है द स्टेट इन कैपिटलिस्ट सोसाइटी एंड एनालिसिस ऑफ द वेस्टर्न सिस्टम फॉर पावर। आपका अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किसने राज्य का वैकल्पिक नव बहुलवादी विचार दिया था? जेके गैलब्रेथ ने, चार्ल्स लिंडब्लोम ने, विल्फ्रेडो पेरेटो ने। तो आपके कूट दे रखे हैं केवल 1, केवल 2 और 3, केवल 1, 2, 1, 2 और 3। तो आपका सही जवाब हो जाएगा केवल 1 और 2। राज्य का वैकल्पिक नव बहुलवादी विचार जेके गैलब्रेथ ने दिया था, जेके गैलब्रेथ ने दिया था और चार्ल्स लिंडब्लोम ने दिया था। राज्य का वैकल्पिक नव बहुलवादी विचार चार्ल्स लिंडब्लोम और जेके गैलब्रेथ ने दिया था। बहुलवादियों के अनुसार आधुनिक राज्य की निम्न विशेषताएं थीं। बहुलवादियों के अनुसार आधुनिक राज्य की जो विशेषताएं दे रखी थीं वो थीं, आर्थिक नीति में राज्य व्यापारिक हितों के साथ पक्षपात करता है। नीति निर्माण में व्यापारिक हितों की महत्वपूर्ण भूमिका है, जिससे संघ समूह व्यवहार का महत्व कम हो जाता है।
संरचनात्मक एवं विचारधारा के दृष्टिकोण से गैर शक्ति है वो गैर पर्यवेक्षणशील है। शक्ति का प्राथमिक विषयों पर केंद्रीकरण और गौण विषयों पर विकेंद्रीकरण होता है। शक्ति पर कोई नियंत्रण नहीं होता है जो कि प्राथमिक विषयों पर केंद्रित है, इसलिए प्रजातंत्र है केवल लेकिन बहुत कम है। जो प्रजातंत्र है वो बहुत कम है। आपका अगला सवाल है निम्नांकित में से फ्रांसिस फाकुयामा के अनुसार राजनीतिक विकास के कौन से 3 घटक हैं। फाकुयामा ने राजनीतिक विकास के घटक दिए थे जिसमें से कौन से 3 घटक हैं। राज विधि का शासन, उत्तरदायित्व। राज विधि का शासन, मानव अधिकार। विधि का शासन, मानव अधिकार, उत्तरदायित्व। राज मानवाधिकार उत्तरदायित्व। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, राज विधि का शासन और उत्तरदायित्व है। वो फ्रांसिस फाकुयामा ने राजनीतिक विकास के 3 घटक बताए थे, राज विधि का शासन और उत्तरदायित्व। ये 3 घटक बताए थे। राजनीतिक व्यवस्था और राजनीतिक 6 उद्योग क्रांति से लोकतंत्र के वैश्वीकरण तक अमेरिकी राजनीति वैज्ञानिक फ्रांसिस फाकुयामा की एक पुस्तक है। यह पुस्तक फाकुयामा की 2011 की पुस्तक है द ओरिजिन्स ऑफ पॉलिटिकल ऑर्डर, जिसका अनुसरण करते हुए जिसे राजनीतिक संस्थानों और विभिन्न क्षेत्रों में उनके विकास पर प्रकाश डालने के लिए लिखा गया है। फाकुयामा आधुनिक राज्य के 3 स्तंभों को महत्व देता है, जैसे कि श्रृंखला के पहले खंड में वर्णित है, जिसमें राजनीतिक विकास के 3 घटकों का वर्णन किया गया है। वो 3 घटक हैं राज विधि का शासन और उत्तरदायित्व। आपका अगला सवाल है निम्नांकित में से किस नारीवादी विचारक ने यह विचार दिया कि जो व्यक्तिगत है वह राजनीतिक भी है, उसी प्रकार वह अंतर्राष्ट्रीय भी है। जीन बेथके एल्स्टेन ने, जैक्वी ट्रूने, सिंथिया एल्लोइन ने, सेंड्रा विटवर्थ ने। तो आपका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, सिंथिया एल्लोइन ने। सिंथिया एल्लोइन ने कहा था कि जो व्यक्तिगत है वह राजनीतिक भी है, उसी प्रकार वह अंतर्राष्ट्रीय भी है। उदारवादी परंपरागत रूप से मानते थे कि व्यक्तियों का व्यक्तिगत जीवन और अर्थव्यवस्था उनके निजी विषय हैं। नारीवादी परंपरागत नारीवादियों पर लगातार ये आरोप लगाती रही है कि उन्होंने जानबूझकर निजी का बहिष्कार किया है। नारीवादी बहस यह है कि महिलाओं के साथ जितना भी अत्याचार शोषण होता है वह घर के अंदर होता है। घरेलू दुनिया को राज्य से बाहर मानना पितृ सत्ता को राज्य के द्वारा बढ़ावा दिया जाना है। नारीवादियों ने राजनीति के दायरे को बड़ा कर दिया है। वे कहते हैं कि राजनीति प्रभाव और प्रभुत्व का खेल है। राजनीति है वो प्रभाव और प्रभुत्व का खेल है। आपका अगला सवाल है दिसंबर 1991 में सोवियत संघ की समाप्ति की सर्वप्रथम घोषणा करने वाले गणराज्य कौन से थे। रूस, यूक्रेन, कजाकिस्तान, रूस, यूक्रेन, बेलारूस, रूस, यूक्रेन, जॉर्जिया, रूस, यूक्रेन, उज्बेकिस्तान। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, रूस, यूक्रेन और बेलारूस। रूस, यूक्रेन, बेलारूस सोवियत संघ की समाप्ति की सर्वप्रथम घोषणा करने वाले गणराज्य थे। सोवियत संघ 26 दिसंबर 1991 को विघटित किया गया था। विघटित होने के पूर्व मिखाइल गोर्बाचेव सोवियत संघ के राष्ट्रपति थे, जिन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया था जब विघटन हुआ था। जब सोवियत संघ के 3 बड़े गणराज्य रूस, यूक्रेन और बेलारूस ने सोवियत संघ के विघटन की सबसे पहले घोषणा की थी। सबसे पहले सोवियत संघ के विघटन की घोषणा रूस, यूक्रेन और बेलारूस ने की थी। उस समय विघटन होने के पूर्व मिखाइल गोर्बाचेव सोवियत संघ के राष्ट्रपति थे। जब विघटन हुआ था जब उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया था, पद त्याग दिया था। आपका अगला सवाल है
7 दलों का गठबंधन 7 पार्टी अलायंस द्वारा लोकतंत्र समर्थक आंदोलन किया गया। पाकिस्तान में, म्यांमार में, नेपाल में, बांग्लादेश में। आपका सही जवाब होगा नेपाल में। नेपाल में 7 दलों का गठबंधन लोकतंत्र समर्थन का आंदोलन किया गया था। मई 2009 में नेपाल में 7 दलों ने एक गठबंधन किया और लोकतंत्र के समर्थन में आंदोलन किया था, जिसमें नेपाली कांग्रेस, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ नेपाल ये गठबंधन में शामिल थे। इन्होंने लोकतंत्र के समर्थन में आंदोलन किया था, वो नेपाल में थे। 7 गठबंधन दलों ने जो लोकतंत्र के समर्थन में आंदोलन किया था वो नेपाल में किया था। तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी। आपका अगला सवाल है, जिन भाइयों ने अभी तक हमारे जीके गुरु ट्रिक्स चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। महाशक्तियों के मध्य शीत युद्ध के प्रारंभ होने की स्थिति के लिए अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के एक सामान्य तर्क को भी उत्तरदायी माना जाता है। पहचानिए, उसको पहचानना है। अपरोध प्रतिरोध, बड़ी जनसंख्या, युद्ध अपराध व निर्णय, राष्ट्र संघ की महत्वहीनता। आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, अपरोध या प्रतिरोध। महाशक्तियों के मध्य शीत युद्ध के प्रारंभ होने की स्थिति के लिए अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के एक सामान्य तर्क को भी उत्तरदायी माना जाता है, वो है अपरोध या प्रतिरोध। आपका अगला सवाल है, निम्न कथनों को ध्यान से पढ़िए और सही कथन का चयन करना है। दोस्तों कथनों को पढ़ना है। कथन 1 दे रखा है, 1945 के बाद यूरोप के देशों को पारस्परिक सहयोग का एक अवसर मिला था। अमेरिका द्वारा डडेल योजना द्वारा यूरोप की अर्थव्यवस्था के पुनर्गठन प्रयास किया गया था। तो ये दोनों कथन गलत हैं दोस्तों, ये दोनों कथन गलत हैं। पहला भी गलत है, दूसरा भी गलत है। तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए। 1945 के बाद यूरोप के देशों को पारस्परिक सहयोग का एक अवसर मिला, यह कथन सत्य है, यह कथन सत्य है। क्योंकि 1945 के बाद पूर्ण और आंशिक रूप से यूरोप के राज्यों के मध्य औद्योगिक और राजनीतिक, कानूनी, सामाजिक और सांस्कृतिक एकीकरण का सहयोग बढ़ा था। तो आपका एक कथन सत्य है। तो आपका सही जवाब हो जाएगा, पहला सही है और दूसरा गलत है। पहला सही है, दूसरा गलत है। तो एक सही है और दूसरा गलत है, तो ऑप्शन ए। आपका अगला सवाल है, किस अंतर्राष्ट्रीय घटना के संदर्भ में अमेरिकी जॉर्ज बुश द्वारा नई विश्व व्यवस्था शब्दावली का राष्ट्रपति प्रयोग किया गया? जर्मन दीवार का पतन, सोवियत संघ का विघटन, इराक के विरुद्ध संयुक्त राष्ट्र संघ की सैनिक कार्रवाई की अनुमति, परमाणु प्रसार संधि के विस्तार। आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, इराक के विरुद्ध संयुक्त राष्ट्र संघ की सैनिक कार्रवाई की अनुमति। अंतर्राष्ट्रीय घटना के संदर्भ में अमेरिकी जॉर्ज बुश द्वारा नई विश्व व्यवस्था शब्दावली का प्रयोग किया गया था। इराक के विरुद्ध संयुक्त राष्ट्र संघ की सैनिक कार्रवाई को तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति जॉर्ज बुश द्वारा नई विश्व व्यवस्था की संज्ञा दी गई। सन 1990 में इराक ने कुवैत पर हमला कर दिया और उस पर कब्जा कर लिया था। इराक को राजनयिक तरीके से समझाने के असफल प्रयास के बाद संयुक्त राष्ट्र संघ ने इराक पर सैनिक कार्रवाई कर दी। आपका अगला सवाल है, सुरक्षा की अपरंपरागत धारणा को कहा जाता है? भू क्षेत्र की सुरक्षा, संस्थाओं की सुरक्षा, सरकार की सुरक्षा, मानवता की सुरक्षा। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, मानवता की सुरक्षा। सुरक्षा की पारंपरिक धारणा को मानवता की सुरक्षा कहा जाता है। सुरक्षा की विभिन्न धारणाओं को 2 श्रेणियों में रखा जाता है। एक श्रेणी है सुरक्षा की पारंपरिक धारणा, दूसरी है सुरक्षा की अपारंपरिक धारणा।
एक पारंपरिक धारणा का संबंध मुख्यतः बाहरी सुरक्षा से होता है, यह राष्ट्रीय सुरक्षा से संबंधित है, जबकि अपारंपरिक धारणा सैन्य के साथ मानवीय अस्तित्व पर चोट रखने वाली धारणा है। इसमें संप्रदायों एवं व्यक्तियों की सुरक्षा की धारणा शामिल है। जो दूसरी है सुरक्षा, जिसमें अपारंपरिक धारणा है, जिसमें सैन्य के साथ साथ मानवीय अस्तित्व का चोट करने वाली धारणा है, जिसमें संप्रदायों और व्यक्तियों की सुरक्षा की धारणा शामिल है। आपका अगला सवाल है, क्यूबा मिसाइल संकट के समय सोवियत संघ का नेतृत्व कौन कर रहे थे? ब्रेजनेव, यूरी आंद्रोपोव, निकिता क्रुश्चेव, स्टालिन। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, निकिता क्रुश्चेव। निकिता क्रुश्चेव हैं, वो मिसाइल क्यूबा संकट हुआ था 1962 में, जिसकी नेतृत्व मिसाइल क्रुश्चेव कर रहे थे। क्यूबा संकट, जिसे अक्टूबर संकट के रूप में जाना जाता है, क्यूबा संकट को अक्टूबर संकट के रूप में भी जाना जाता है। शीत युद्ध के दौरान अक्टूबर 1962 में सोवियत संघ और क्यूबा और संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच एक टकराव था। 1962 में क्यूबा और सोवियत सरकारों ने चोरी छिपे क्यूबा में मारकर सकने की क्षमता वाली अनेक मध्यम और मध्यमवर्ती दूरी की प्राक्षेपिक मिसाइलें लगानी शुरू कर दी थीं। तो उस समय फिर क्यूबा में संकट हुआ था। आपका अगला सवाल है, निम्नांकित में से किस विचारक ने यह विचार दिया कि यूरोपीय दुनिया के मुख्य क्षेत्र में मजबूत राज्यों का विकास आधुनिक पूंजीवाद के विकास का अनिवार्य घटक था? थेडर स्कॉकपोल, बेरिंगटन मूर, इमानुअल वालरस्टीन, फिलिप रॉकन। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, वालरस्टीन। इमानुअल वालरस्टीन इंटरनेशनल सोशियोलॉजिकल एसोसिएशन के 13वें अध्यक्ष थे। उनका विचार था कि यूरोपीय दुनिया के मुख्य क्षेत्र में मजबूत राज्यों का विकास आधुनिक पूंजीवाद के विकास का अनिवार्य घटक था। आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी। आपका अगला सवाल है, जिन भाइयों ने अभी तक हमारे जीके गुरु ट्रिक्स चैनल को लाइक नहीं किया है, वो प्लीज लाइक का बटन जरूर दबाएं। आपका अगला सवाल, निम्नांकित में से किस विद्वान ने यह उद्धृत किया है कि युद्ध की तैयारी महान राज्य निर्माण की गतिविधि रही है? चार्ल्स टिली, पीटर इवांस, ओटो हिंट्ज, डाइटरेक रूसेमेयर। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, चार्ल्स टिली। चार्ल्स टिली ने कहा था कि युद्ध की तैयारी महान राज्य निर्माण की गतिविधि रही है। चार्ल्स टिली एक अमेरिकी समाजशास्त्री और राजनीतिक वैज्ञानिक और इतिहासकार थीं, जिन्होंने राजनीति और समाज के बीच संबंधों पर लेख लिखा था। उन्हें 21वीं सदी के समाजशास्त्र के संस्थापक पिता और दुनिया के प्रमुख समाजशास्त्रियों और इतिहासकारों में से एक के रूप में वर्णित किया जाता है, उन्हें जाना जाता है। और चार्ल्स टिली का कथन था कि युद्ध की तैयारी महान राज्य निर्माण की गतिविधि रही है। आपका अगला सवाल है, निम्नांकित में से किस विचारक ने क्षेत्र को राष्ट्र की भांति एक आभासी समुदाय के रूप में परिभाषित किया है? डेविड मित्रिनी, बेनेडिक्ट एंडरसन, कार्ल डाइच, अर्नेस्ट हास। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, बेनेडिक्ट एंडरसन।
बेनेडिक्ट एंडरसन हैं, जिन्होंने राष्ट्र की भांति एक आवासीय समुदाय के रूप में परिभाषित किया है। जो क्षेत्र हैं उनको एंडरसन ने आवासीय समुदाय के रूप में परिभाषित किया है। एंडरसन को उनकी 1983 की पुस्तक इमेजिनेटेड कम्युनिटीज रिफ्लेक्शन ऑन द ओरिजिन एंड स्प्रेड ऑफ नेशनलिज्म के लिए जाना जाता है, जिसमें एंडरसन ने जांच किया कि राष्ट्रवाद ने राष्ट्रों के निर्माण का नेतृत्व कैसे किया, या जैसा कि शीर्षक में कहा गया है, कल्पनाशील समुदाय। कल्पनाशील समुदाय। इस मामले में एक कल्पनाशील समुदाय का मतलब यह नहीं है कि एक राष्ट्रीय समुदाय नकली है, बल्कि एंडरसन की स्थिति को संदर्भित करता है कि कोई भी समुदाय इतना बड़ा है कि उसके सदस्य एक दूसरे के आमने सामने के आधार पर नहीं जानते, कुछ हद तक कल्पना भी कर सकते हैं। आपका अगला सवाल है, निम्नांकित में से किसने अपना यह विचार दिया है कि ऐतिहासिक काल के बाद के काल में न तो कला होगी और न ही दर्शन, बस मानव इतिहास के संग्रहालय की सतत देखभाल होगी? B.S. नायपॉल, फ्रांसिस फाकुयामा, सैमुअल पी हंटिंगटन, एडवर्ड सेवर्ड नासजे। आपका सही जवाब होगा फ्रांसिस फाकुयामा। फ्रांसिस फाकुयामा ने कहा था कि ऐतिहासिक काल के बाद के काल में न तो कला होगी और न ही दर्शन, बस मानव इतिहास के संग्रहालय की सतत देखभाल होगी। आपका अगला सवाल है, कहते हैं दोस्तों कि करत करत अभ्यास के जड़मत होत सुजान, रसरी आवत जात से सिल पर पड़त निशान। दोस्तों अपनी तैयारी को जारी रखना है, हमें जो कठिनाइयाँ आती हैं उनका सामना करना है, डट कर सामना करना है, अपनी तैयारी को जारी रखना है। आपका अगला सवाल है सॉरी, निम्नांकित में से किसने शब्दावली मेक वर्ल्ड को गढ़ा था? मेक वर्ल्ड की शब्दावली किसने दी थी? बेंजामिन बारवन ने, मार्कस गार्वे ने, एडवर्ड सईद ने, हमजा अलवी ने। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, बेंजामिन बारवन ने। बेंजामिन बारवन ने मेक वर्ल्ड शब्दावली को गढ़ा था, तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए। एक राजनीतिक सिद्धांतकार के रूप में बारवन ने नागरिक समाज पर नए सिरे से ध्यान केंद्रित करने और प्रभावी लोकतंत्र के निर्माण के लिए नागरिकता को उपकरण के रूप में शामिल करने का तर्क दिया था। बारवन राष्ट्रपति बिल क्लिंटन के बाहरी सलाहकार और हावर्ड डीन के 2004 के राष्ट्रपति अभियान के विदेश नीति सलाहकार थे। उन्होंने ब्रिटेन, जर्मनी, ऑस्ट्रिया, डेनमार्क, फिनलैंड और इटली में राजनीतिक दलों और राजनीतिक नेताओं को नागरिक शिक्षा और भागीदारी संस्थाओं पर सलाह दी थी। अतः मेक वर्ल्ड शब्द गढ़ा था वो बेंजामिन बारवन ने गढ़ा था, तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए। आपका अगला सवाल है, निम्नांकित में से किसने यह तर्क दिया कि संयुक्त राज्य अमेरिका को प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों को संभालने के लिए अन्य राज्यों के अधिकारी के रूप में एक वैश्विक फौजदार के रूप में कार्य करना चाहिए? सैमुअल हंटिंगटन, रिचर्ड एन हास, बिल क्रिस्टल, रॉबर्ट केगन। आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, रिचर्ड एन हास। रिचर्ड एन हास ने संयुक्त राज्य अमेरिका के संबंध में कहा कि अमेरिका को प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों को संभालने के लिए अन्य राज्यों के अधिकारी के रूप में एक वैश्विक फौजदार के रूप में कार्य करना चाहिए। रिचर्ड एन हास एक अमेरिकी कूटनीतिज्ञ थे। सैमुअल हंटिंगटन का मत है कि वर्तमान वैश्विक परिदृश्य संकर है, जो एकल बहुध्रुवीय व्यवस्था है जिसमें अमेरिका अकेला महाशक्ति है। हंटिंगटन अमेरिका को एकमात्र फौजदार या हाकिम मानते थे, फौजदार या हकीम मानते थे, और कहते थे कि अमेरिका एक महाशक्ति है। आपका अगला सवाल है, परमाणु छाता न्यूक्लियर अम्ब्रेला
शब्द का क्या तात्पर्य है? परमाणु आपूर्तिकर्ता राज्यों का एक समूह, परमाणु शक्ति से युक्त सुरक्षा परिषद के 5 स्थायी सदस्य, प्रमुख परमाणु शक्तियों द्वारा गैर परमाणु राज्यों को दी गई संरक्षण की गारंटी, परमाणु प्रौद्योगिकी प्राप्त करने में प्रयासरत राज्यों का एक समूह। आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी। प्रमुख परमाणु शक्तियों द्वारा गैर परमाणु राज्यों को दी गई संरक्षण की गारंटी परमाणु छाता कहलाती है। परमाणु छाता न्यूक्लियर अम्ब्रेला परमाणु छाता एक गैर परमाणु संबंध राज्य की रक्षा के लिए परमाणु हथियार राज्य द्वारा गारंटी है। संयुक्त राज्य अमेरिका ने कई गैर परमाणु संपन्न राज्यों के लिए परमाणु छतरी के रूप में अपनी भूमिका का वादा किया। जहां तक कि शीत युद्ध की शुरुआत में भी अमेरिका के अब तक 30 देशों के साथ इस प्रकृति के सुरक्षा गठबंधन हैं, जिनमें से कई राष्ट्रों के भीतर ही है परमाणु छाता प्रणाली। आपका अगला सवाल है, राष्ट्रवाद के संदर्भ में यूरोप में एक संस्कृति एक राज्य की मान्यता का प्रयोग किया गया। मैग्ना कार्टा के समय, औद्योगिक क्रांति शुरुआत में, प्रथम विश्व युद्ध के बाद, एक दार्शनिक विवेचना के रूप में। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, प्रथम विश्व युद्ध के बाद। प्रथम विश्व युद्ध के बाद यूरोप में एक संस्कृति एक राज्य की मान्यता का प्रयोग किया गया था। आपका अगला सवाल है, भारत में इजराइल के साथ पूर्ण राजनयिक संबंध किस वर्ष स्थापित किए? 1989 में, 1992 में, 1996 में, 1998 में। आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, 1992 में। भारत ने इजराइल के साथ पूर्ण राजनीतिक संबंध 1992 में स्थापित किए थे। पहली बार इजराइल से संबंध 1992 में स्थापित किए थे। आपका अगला सवाल है, भारत में किस वर्ष को चीन भ्रमण वर्ष नामित किया गया था? 1918 को, 2018 को, 2018 को, 2015 को, 2016 को, 2017 को। तो आपका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, 2016 को। 2016 को भारत ने चीन भ्रमण वर्ष घोषित किया था। भारत और चीन द्वारा समग्र चीन भारत संबंधों को मजबूत करने के लिए पर्यटन गतिविधियों के आदान प्रदान को बढ़ावा देने के लिए यह फैसला लिया गया था। वर्ष 2015 चीन में भारत भ्रमण वर्ष समारोह के सफल समापन के पश्चात वर्ष 2016 को भारत ने इस भ्रमण को भारत चीन भ्रमण वर्ष घोषित किया था 2016 को। आपका अगला सवाल है, कथन और तर्क दे रखे हैं दोस्तों। 2 अभिकथन दिए गए हैं, जिनमें से एक को अभिकथन ए और दूसरे को तर्क आर कहा गया है। अभिकथन दे रखा है, भारत और पाकिस्तान के मध्य शिमला समझौता 1972 में हुआ था। दोस्तों सही है, भारत और पाकिस्तान के मध्य शिमला समझौता 1972 में हुआ था। अब इस समझौते में कहा गया कि दोनों देश अपने विवादों को अन्य देशों की मध्यस्थता के साथ सुलझाएंगे। नहीं दोस्तों, ये गलत है। इसका तर्क है वो गलत है। अन्य देशों की मध्यस्थता से नहीं समझाएंगे, उसमें अन्य देश के मध्यस्थता से नहीं समझाएंगे, ये नहीं दिया गया था उसमें। तो आपका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, ए सही है परंतु आर गलत है। आर गलत है। आपका अगला सवाल है, दोस्तों जो भारत और पाकिस्तान के मध्य शिमला समझौता हुआ था वो 3 जुलाई 1972 को संपन्न हुआ था। 3 जुलाई 1972 को हुआ था, जिसमें भारत की तरफ से इंदिरा गांधी थी और पाकिस्तान की तरफ से जुल्फ़िकार अली भुट्टो थी। जिसमें शिमला समझौता हुआ था
दोनों देश संघर्ष और विवाद समाप्त करने का प्रयास करेंगे तथा वचन दिया कि उपमहाद्वीप में स्थायी मित्रता के लिए कार्य किया जाएगा और दोनों देशों सभी विवादों के शांतिपूर्ण समाधान के लिए सीधी बातचीत करेंगे, द्विपक्षीय वार्ता करेंगे, द्विपक्षीय वार्ता करेंगे, सीधी वार्ता करेंगे आपस में, किसी दूसरे देश को बीच में नहीं लिया जाए, मध्यस्थता नहीं किया जाए दूसरे देश के द्वारा, सीधी बातचीत करेंगे। आपका अगला सवाल है, सूची ए को सूची सेकंड के साथ सम्मिलित कीजिए तथा सूचियों के बीच दिए गए कूटों का प्रयोग करते हुए सही उत्तर का चयन करना है। दोस्तों, जो विभाजित क्षेत्र हैं, एक तरफ देश दे रखे हैं, एक तरफ विवादित क्षेत्र हैं। जो श्रीलंका के साथ विभाजित क्षेत्र है वो है कच्चा द्वीप। कच्चा द्वीप है वो श्रीलंका का क्षेत्र, श्रीलंका के साथ विवादित क्षेत्र है, तो ए में हो जाएगा 2, ए में हो जाएगा 2। पाकिस्तान के साथ है वो है बूलर बैराज, बूलर बैराज है वो पाकिस्तान के साथ विवादित क्षेत्र है, तो बी में हो जाएगा 1। और नेपाल के साथ सुत्ता बॉर्डर है वो नेपाल के साथ विवादित क्षेत्र है, तो सी में हो जाएगा 4। और बांग्लादेश के साथ है वो न्यूमूर द्वीप है, न्यूमूर द्वीप है बांग्लादेश के साथ विवादित क्षेत्र है, तो आपका सही जवाब हो जाएगा 2 1 4 3, 2 1 4 3, 2 1 4 और 3। तो देखते हैं कौन से ऑप्शन में दे रखे हैं 2 1 4 3, 2 1 4 3 दे रखे हैं आपके ऑप्शन बी में, तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी। श्रीलंका है वो कच्चा द्वीप समूह, पाकिस्तान बूलर द्वीप, नेपाल सुत्ता बॉर्डर, बांग्लादेश न्यूमूर द्वीप, तो 2 1 4 3, 2 1 4 3। आपका अगला सवाल है, भारत तथा सोवियत संघ के बीच सहयोग, शांति एवं मैत्री के समझौते पर हस्ताक्षर कब किए गए थे? 1977 में, 1972 में, 1975 में, 1971 में, तो आपका सही जवाब होगा ऑप्शन डी 1971 में। भारत और सोवियत संघ के बीच शांति एवं मैत्री के समझौते पर 9 अगस्त 1971 को हस्ताक्षर किए गए थे। आपका अगला सवाल है, भारत चीन संबंधों में निम्नलिखित घटनाओं को कालक्रम के अनुसार जमाना है। दोस्तों, कि सबसे पहले कौन सी हुई थी, फिर उसके बाद कौन सी, ऐसे जमाना है। दलाई लामा का भारत में प्रवेश, भारत द्वारा पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना को मान्यता देना, पंचशील समझौता, भारत चीन के दौत्य संबंधों की 50वीं वर्षगांठ, तो आपका सही जवाब होगा ऑप्शन बी 2 3 1 4। जो भारत द्वारा पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना को मान्यता देना, ये सबसे पहले हुआ था। फिर उसके बाद पंचशील समझौता हुआ था, पंचशील समझौता हुआ था वो 29 अप्रैल 1954 को हुआ था। फिर दलाई लामा का भारत में प्रवेश 1959 को हुआ था, दलाई लामा का भारत में प्रवेश 1959 को हुआ था। फिर भारत चीन के दौत्य संबंधों की 50वीं वर्षगांठ मनाई गई थी, तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी। आपका अगला सवाल है, निम्नलिखित घटनाओं का सही कालक्रम बताइए। कालक्रम के साथ सही घटना का कालक्रम बताना है। तो चीन द्वारा भारत पर आक्रमण, बांग्लादेश स्वतंत्रता युद्ध, राजीव जयवर्धने समझौता, कारगिल युद्ध, तो आपका सही जवाब होगा ऑप्शन ए कि 1 2 3 और 4। चीन द्वारा भारत पर आक्रमण किया गया था, फिर बांग्लादेश स्वतंत्रता युद्ध हुआ था, फिर राजीव जयवर्धने के मध्य श्रीलंका में समझौता हुआ था, कारगिल युद्ध हुआ था, तो इसका जवाब हो जाएगा क्रम से 1 2 3 और 4, ऑप्शन ए, ऑप्शन ए। जो भारत चीन द्वारा भारत पर आक्रमण किया गया था वो आक्रमण 1962 में हुआ था। जो बांग्लादेश स्वतंत्रता युद्ध हुआ था 1971 में हुआ था, और राजीव जयवर्धने समझौता 1987 में हुआ था, कारगिल युद्ध 1999 में हुआ था। आपका अगला सवाल है, दी गई घटनाओं का सही कालक्रम
व्यवस्थित करना है, सही कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित करना है। दोस्तों, जो भारत चीन, भारत पाकिस्तान जो भी घटनाएं हुई हैं उनको क्रम से याद करना है। इनका क्रम पूछा जाता है, क्रम बहुत बार पूछा गया है, तो इसको क्रम से याद करना है। और सभी घटनाओं की डेट पता होनी चाहिए, सन पता होनी चाहिए। आपको कालक्रम याद होना चाहिए कि पहले कौन सी हुई थी, पहले कौन सी हुई थी। विदेश नीति में यही पूछा जाता है अधिकतर। तो जो पड़ोसी देश हैं उनके साथ अधिकतर, अब पाकिस्तान के साथ जो युद्ध की है, ऑपरेशन सिंधु चला गया था, तो इसके ऊपर पाकिस्तान से भी क्वेश्चन बन सकते हैं। और जो चीन के साथ संबंध हैं उससे भी क्वेश्चन बन सकते हैं। तो इनको कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित रखना है। आपका अगला सवाल है कि निम्न घटनाओं का सही कालक्रम क्या है। भारत रूस मैत्री संधि, पोखरण में भारत का प्रथम आणविक परीक्षण, क्यूबा संबंधी मिसाइल संकट, भारत ने संरचनात्मक समायोजन कार्यक्रम को अपनाया। तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी 3, 1, 2, 4। जो क्यूबा संबंधी मिसाइल संकट था वो 1962 में हुआ था। भारत रूस मैत्री संधि 1971 में हुई थी। पोखरण में प्रथम परमाणु परीक्षण हुआ था, वो 1974 में हुआ था। और उसके बाद भारत ने संरचनात्मक आयोजन कार्यक्रम को अपनाया था। तो आपका सही जवाब ऑप्शन बी 3, 1, 2, 4। आपका अगला सवाल है भारत श्रीलंका समझौते का मुख्य प्रयोजन था। भारत और श्रीलंका के मध्य मुख्य प्रयोजन क्या था। तमिल के विरुद्ध भारत का युद्ध, श्रीलंका का विभाजन करने का भारत का इरादा, सिंहली और तमिलों के बीच सजाति विषयक संघर्ष समाप्त करना, तमिल मिलिटेंट ग्रुपों को वैधीकरण करना। तो आपका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, सिंहली और तमिलों के बीच सजाति विषयक संघर्ष समाप्त करना। इसीलिए भारत श्रीलंका समझौते पर मुख्य विचार किए गए थे, वो थे सिंहली और तमिलों के बीच सजाति विषयक संघर्ष को समाप्त करना। जो तमिलों में और सिंहलियों में संघर्ष चल रहा था उसको समाप्त करना था। 1982 से 2003 में भारत श्रीलंका संबंधों को प्रभावित करने वाला मुख्य मुद्दा श्रीलंका का तमिल अल्पसंख्यक बहु समुदाय था। श्रीलंका की 19.3 मिलियन की आबादी से 74% सिंहली और 13% श्रीलंका के तमिल एवं 6% भारतीय मूल के तमिल हैं। श्रीलंका में तमिल समुदाय ने TULF के अंतर्गत संगठित करके रखा है और इसके माध्यम से समय समय पर वह अपने असंतोष को अभिव्यक्त भी करता रहता है। तय तमिलों और सिंहलियों में संघर्ष चलता रहता है। आपका अगला सवाल है निम्नलिखित संधियों समझौतों को क्रमानुसार व्यवस्थित करें और नीचे दिए कोड का सही उत्तर का चयन करें कि भारत USA परमाणु संधि, भारत सोवियत मित्रता संधि, ताशकंद समझौता, शिमला समझौता, इनको क्रम से व्यवस्थित करना है। तो आपका सही जवाब होगा ऑप्शन ए 3, 2, 4, 1। 3, 2, 4, 1 ताशकंद समझौता, भारत सोवियत मित्रता संधि, शिमला समझौता, भारत और US परमाणु संधि। तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए। जो ताशकंद समझौता है वो 1966 में हुआ था। जो सोवियत संघ मित्रता संधि है, भारत सोवियत मित्रता संधि है, वो 1971 में हुई थी। शिमला समझौता 1972 में हुआ था और भारत US परमाणु संधि 2008 में हुई थी। आपका अगला सवाल है इंडो नेपाल ट्रीटी ऑफ पीस एंड फ्रेंडशिप 1950 की आलोचना नेपाल के माओवादियों द्वारा किस कारण की जाती है। असमान संधि के कारण, नेपाली अस्मिता का बढ़ता हुआ दबाव के कारण, चीन से समान दूरी की नीति के कारण, उपरोक्त सभी। तो आपका सही जवाब हो जाएगा उपरोक्त सभी। इंडो नेपाल ट्रीटी ऑफ पीस एंड फ्रेंडशिप 31 जुलाई 1950 की आलोचना का निम्न कारण है, वो है असमान संधि है, नेपाली अस्मिता का बढ़ता हुआ दबाव है, चीन से समान दूरी की नीति है। आपका अगला सवाल है
निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत पाकिस्तान विवाद नहीं है? जो भारत और पाकिस्तान के मध्य विवाद हुआ था वो विवाद कौन सा नहीं है? सियाचिन विवाद, सरक्रीक विवाद, क्रॉस बॉर्डर आतंकवाद, दहाग्राम विवाद। तो आपका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, दहाग्राम विवाद। भारत और पाकिस्तान के साथ विवादित क्षेत्र हैं वो है सियाचिन विवाद है, सरक्रीक विवाद है, क्रॉस बॉर्डर विवाद है, सिंधु जल समझौता है। ये भारत पाकिस्तान के साथ विवादित क्षेत्र हैं। दहाग्राम है वो भारत बांग्लादेश के साथ विवादित क्षेत्र है। दहाग्राम का मुद्दा है वो भारत बांग्लादेश के साथ विवादित क्षेत्र है। 3 बीघा जमीन के विवाद के लिए जाना जाता है। दहाग्राम विवाद है वो 3 बीघा गलियारा है जिसके लिए जाना जाता है। सोवियत भारत और बांग्लादेश के मध्य विवादित क्षेत्र है वो है दहाग्राम विवादित क्षेत्र। तो आपका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, यह भारत पाकिस्तान के साथ संबंधित नहीं है। आपका अगला सवाल है, सूची 1 को सूची सेकंड के साथ सम्मिलित करते हुए नीचे दी गई कूटों का सही चयन करना है दोस्तों। सूची 1 में दे रखे हैं विदेश नीति थिंक टैंक और दूसरी तरफ दे रखे हैं देश। फॉरेन पॉलिसी इंस्टीट्यूट है वो टर्की के साथ हुआ था। किसके साथ? टर्की से साथ। तो ए में हो जाएगा 3। इंस्टीट्यूट फॉर डिफेंस एंड स्ट्रेटेजिक एनालिसिस ये दे रहे भारत के साथ हुआ था एनालिसिस, तो बी में 4। और कार्नेगी इंडोमेंट है वो यूएसए के साथ हुआ था, तो सी में 1। और इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर स्ट्रेटेजिक यूके के साथ हुआ था। तो आपका सही जवाब हो जाएगा 3 4 1 2। 3 4 1 2 आपके ऑप्शन किस में दे रखे हैं दोस्तों? आपके 3 4 1 2 दे रखे हैं ऑप्शन सी में। ऑप्शन सी में, तो आपका सही जवाब होगा ऑप्शन सी। आपका अगला सवाल है, भारत चीन संबंधों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से कथन सत्य हैं? सही कथन का चयन करना है। भारत चीन संबंधों के साथ जो कथन दे रखे हैं, साम्यवादी गुट के बाहर भारत वह पहला ऐसा देश था जिसने चीन जनवादी गणराज्य को मान्यता प्रदान की थी। हाँ दोस्तों, ये कथन सही है कि भारत ने चीन को गणराज्य की मान्यता दी थी। भारत ने फार्मोसा टापू को चीन से मिलाने का समर्थन किया था। दोस्तों ये गलत है। फरवरी 1954 में भारत ने संयुक्त राष्ट्र के उस प्रस्ताव का विरोध किया जो वियतनाम में चीन को आक्रांता राज्य घोषित कर रहा था। ये भी गलत है दोस्तों। अप्रैल 1954 में भारत ने शांतिपूर्ण सह अस्तित्व पंचशील समझौता किया था। हाँ, पंचशील समझौता किया था चीन के साथ 1954 में। ये भी सही है। तो आपका सही जवाब होगा 1 और 4। 1 और 4 सही है दोस्तों। 1 और 4 सही है, ऑप्शन ए में दे रखी हैं। आपका अगला सवाल है, फरक्का समस्या किन देशों के बीच विवादित क्षेत्र है? भारत बांग्लादेश, भारत चीन, भारत मालदीव, भारत नेपाल। तो आपका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, भारत बांग्लादेश। जो फरक्का जल समझौता है वो भारत बांग्लादेश से विवादित क्षेत्र है। फरक्का जल संधि, फरक्का समस्या भारत बांग्लादेश के बीच विवादित क्षेत्र रहा है। यह बहुत लंबे दिनों से रहा है। फरक्का बैराज द्वारा नदी का पानी 2 भागों में बांटा जाता है, इसीलिए फरक्का बैराज है भारत बांग्लादेश के मध्य विवादित क्षेत्र है। आपका अगला सवाल है, किस बहुपक्षीय संस्था ने वर्ष 1960 में भारत और पाकिस्तान के बीच सिंधु जल संधि की मध्यस्थता की थी? अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, एशियाई विकास बैंक, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद, विश्व बैंक, आर्थिक और सामाजिक परिषद। तो आपका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, विश्व बैंक। विश्व बैंक की सहायता से ही सिंधु जल समझौता हुआ था 1960 में। जो सिंधु जल समझौता भारत पाकिस्तान के बीच से विवादित क्षेत्र था वो 1960 में विश्व बैंक की मध्यस्थता से ही सुलझाया गया था।
सुलझाया गया था। विश्व बैंक ने इसकी मंशा की थी। इस संधि पर कराची में 19 सितंबर 1960 को प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के मध्यस्थता हुई थी। 1960 में जवाहरलाल नेहरू और पाकिस्तान के तरफ से अयूब खान थे। पाकिस्तान की तरफ से कौन से? अयूब खान थे। जो सिंधु जल समझौता हुआ था, ये आ सकता है दोस्तों, क्योंकि ये भी चर्चा में रहा है सिंधु जल समझौता को, क्योंकि भारत ने रोक दिया है। सिंधु जल समझौता है तो रद्द कर दिया था भारत ने, तो इस पर क्वेश्चन आ सकता है दोस्तों कि 1960 में हुआ सिंधु जल समझौता, जो भारत पाकिस्तान के मध्य विभाजित क्षेत्र है, जो 1960 में विश्व बैंक की सहायता से हल हुआ था इसका। इसमें भारत की तरफ से जवाहरलाल नेहरू थे और पाकिस्तान की तरफ से अयूब खान ने हस्ताक्षर किए थे इस संधि पर। वो 19 सितंबर 1960 को हुई थी। आपका अगला सवाल है, किस विचारक के अनुसार वैश्वीकरण से पृथ्वी का रूपांतरण एक वैश्विक गांव के रूप में हो गया? मार्शल मैक्लुहान, थॉमस पोगे, आर्टूरो एस्कोबार, आशीष नंदी, नाओमी क्लेन। तो आपका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, मार्शल मैक्लुहान। मार्शल मैक्लुहान ने वैश्वीकरण से पृथ्वी का रूपांतरण एक वैश्विक गांव के रूप में किया है। आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए। आपका अगला सवाल है, किस संयुक्त राष्ट्र महासचिव के नेतृत्व के अंतर्गत एन एजेंडा फॉर पीस, वह रिपोर्ट जिसे शीत युद्ध के पश्चात संयुक्त राष्ट्र में परस्पर भूमिकाओं को व्यक्त करते हुए शांति और सुरक्षा बनाए रखने के लिए रेखांकित किया गया था? कोफी अन्नान 1997 से 2006 तक, यूथांट वर्मा, बुतरस घाली, बान की मून, डॉग हैमरशोल्ड। तो आपका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, बुतरस घाली। बुतरस घाली जो 1992 से 1996 तक महासचिव रहे थे, उनके समय ही एन एजेंडा फॉर पीस किया गया था। वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र महासंघ के महासचिव एंटोनियो गुटेरस हैं। आपका अगला सवाल है, किस बहुपक्षीय संस्था ने साप्टा बनाने का निर्णय लिया था? साप्टा है साउथ एशिया फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। साउथ एशिया फ्री ट्रेड एग्रीमेंट जो है वो किस बहुपक्षीय संस्था ने बनाने का निर्णय लिया था? साप्टा को सार्क ने, ईयू ने, विश्व बैंक ने, संयुक्त राष्ट्र ने, आसियान ने। तो आपका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, सार्क ने। सार्क देशों ने यह लिया था कि साप्टा को निर्णय दिया गया था। साप्टा को निर्णय सार्क ने दिया था। साप्टा है वो साउथ एशिया फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है। सार्क का एक क्षेत्रीय संगठन है जिसका प्रमुख उद्देश्य दक्षिण एशियाई देशों के मध्य मुक्त व्यापार क्षेत्र को कायम रखना है। साप्टा का मुख्य उद्देश्य यही है कि जो दक्षिण एशियाई देश हैं उनके मध्य मुक्त व्यापार क्षेत्र को कायम रखना है, बनाए रखना है। साप्टा 1 जनवरी 2006 से प्रभावी हुआ था। 1 जनवरी 2006 से लागू हुआ था। आपका अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है? आंशिक परीक्षण प्रतिबंध संधि 1965, परमाणु अप्रसार संधि 1968 सही है दोस्तों। व्यापक परीक्षण प्रतिबंध संधि 1996 में ही हुई थी। भारत का पोखरण परमाणु परीक्षण 1998 में हुआ था, लेकिन ये ऑप्शन है वो गलत है दोस्तों। आंशिक परीक्षण प्रतिबंध संधि है वो 1963 में हुई थी। 1963 में हुई थी। तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए है वो गलत है, सुमेलित नहीं है।
आपका अगला सवाल है, ब्रिटेन वुड्स समझौता द्वारा निम्नलिखित में से किस एजेंसी की स्थापना की गई थी? संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कोष, नव अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था, सतत विकास का आयोग, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। IMF है जो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष है। IMF अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष है। तो ब्रिटेन वुड्स समझौता सन 1944 में 1 जुलाई से 22 जुलाई के मध्य संयुक्त राज्य अमेरिका के न्यू हैम्पशायर शहर में आयोजित हुआ था, जिसमें 44 देशों के 770 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था, जिसके द्वारा वर्ल्ड बैंक और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का स्थापना की गई थी। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और विश्व बैंक की स्थापना ब्रिटेन वुड्स समझौते के तहत की गई थी, जो समझौता 1944 में हुआ था। यह समझौता 1 जुलाई से 22 जुलाई के मध्य अमेरिका के न्यू हैम्पशायर शहर में आयोजित किया गया था, जिसमें 44 देशों ने भाग लिया था, 370 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। आपका अगला सवाल है, मार्शल योजना का प्राथमिक उद्देश्य क्या था? सोवियत नियंत्रण के तहत युद्धग्रस्त देशों में पुनर्निर्माण में बाधा डालना ये नहीं था दोस्तों मार्शल योजना का उद्देश्य। उत्तर अटलांटिक संधि गठबंधन बनाना ये भी नहीं था दोस्तों। सोवियत संघ के बढ़ते वर्चस्व को रोकना ये भी नहीं था दोस्तों। द्विपक्षीय विश्व युद्ध की बर्बादी से यूरोप का पुनर्निर्माण करना यही था। मार्शल योजना का यही उद्देश्य था कि जो द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था, जिसमें जो यूरोप की बर्बादी हुई थी, उसका यूरोप का पुनर्निर्माण करना ही योजना मार्शल योजना का प्राथमिक उद्देश्य था। योजना मार्शल। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रूमैन के कार्यकाल के दौरान मार्शल विदेश सचिव थे, जिनका उद्देश्य दूसरी विश्व युद्ध की बर्बादी से यूरोप का पुनर्निर्माण करना था। इस योजना को मार्शल प्लान 1947 या डॉलर कूटनीति के रूप में भी जाना जाता है। डॉलर कूटनीति या मार्शल प्लान के नाम से भी जाना जाता है। आपका अगला सवाल है, निम्नलिखित सिद्धांतों में से कौन सा सोवियत संघ के रोकथाम की अमेरिकी नीति से संबंधित था? मुनरो सिद्धांत, ट्रूमैन सिद्धांत, स्ट्रांग सिद्धांत, क्लिंटन सिद्धांत। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, ट्रूमैन सिद्धांत। ट्रूमैन सिद्धांत सोवियत संघ के रोकथाम की अमेरिकी नीति थी। यह मुख्यतः पूर्वी देशों के लिए की गई थी, जो साम्यवादी अपनाने के अनिच्छुक राष्ट्र थे, जो साम्यवाद को अपनाने के लिए इच्छा नहीं थी उनकी, साम्यवाद को नहीं अपना रहे थे, तो ट्रूमैन सिद्धांत दिया गया था। आपका अगला सवाल है, जनवरी 2002 में निम्नलिखित में से किन देशों को अमेरिकन राष्ट्रपति द्वारा दुष्टता की धुरी के रूप में वर्णित किया गया था? सीरिया, ईरान और इराक, उत्तरी कोरिया, अफगानिस्तान, सीरिया, ईरान, लीबिया, उत्तरी कोरिया, ईरान, इराक। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, उत्तरी कोरिया, ईरान, इराक ने अमेरिकन राष्ट्रपति द्वारा दुष्टता की धुरी के रूप में वर्णित किया गया था, उत्तरी कोरिया, ईरान और इराक को। आपका अगला सवाल है, जिन भाइयों ने अभी तक हमारे जीके गुरु ट्रिक्स चैनल को लाइक नहीं किया है, वो प्लीज लाइक का बटन जरूर दबाएं। आपका अगला सवाल है, बुराई की धुरी मुहावरे का प्रयोग निम्नलिखित में से किन देशों के समूह के लिए किया जाता है? ईरान, इराक, पाकिस्तान, ईरान, इराक, अफगानिस्तान, ईरान, इराक, उत्तर कोरिया, ईरान, इराक, इजराइल। तो आपका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, ईरान, इराक और उत्तर कोरिया के लिए बुराई की धुरी मुहावरे का प्रयोग किया जाता है। आपका अगला सवाल है, सितंबर 1996 में कितने राष्ट्रों ने
व्यापक परमाणु निषेध संधि पर हस्ताक्षर किए थे? 69, 70, 71, 85। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन सी 71। 71 देशों ने व्यापक परमाणु निषेध संधि पर हस्ताक्षर किए थे। सितंबर 1996 में CTBT की संधि हुई थी, जिसे व्यापक परमाणु निषेध संधि कहते हैं, जिस पर 71 देशों ने हस्ताक्षर किए थे। लेकिन भारत और पाकिस्तान सहित कई विकासशील देशों ने इस संधि पर हस्ताक्षर नहीं किए थे। भारत और पाकिस्तान ने CTBT संधि पर हस्ताक्षर नहीं किए थे। भारत ने संधि पर आपत्ति दर्ज की तथा कहा कि यह संधि विकासशील देशों के लिए विरोधी है, क्योंकि विकसित देशों ने कंप्यूटर सिमुलेशन तकनीक को विकसित कर दिया है। भारत की दूसरी आपत्ति इसके बाध्यकारी स्वरूप को लेकर है। भारत इसे राज्य की संप्रभुता के विरुद्ध मानता है तथा भारत का आरोप है कि इस संधि द्वारा विकासशील देशों को परमाणु तकनीकी से वंचित करने का प्रयास किया जा रहा है। तो भारत ने CTBT संधि पर हस्ताक्षर नहीं किए थे और पाकिस्तान ने भी नहीं किए थे। नल्ला पाकिस्तान है जिसने भी CTBT पर हस्ताक्षर नहीं किए थे। आपका अगला सवाल है, सामरिक हथियार परसिमन संधि प्रथम एवं द्वितीय पर हस्ताक्षर हुए 1971 और 1979, 1970 और 1971, 1975 और 1978, 1978, 68 और 1970। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन ए 1972, 1969। सामरिक हथियार परसिमन संधि साल्ट फर्स्ट तथा साल्ट सेकंड पर 1972 और 1979 में हस्ताक्षर किए गए थे। यह संयुक्त राज्य अमेरिका और सोवियत संघ के मध्य संपन्न संधि थी, जिसके द्वारा सामरिक हथियार को सीमित किया जाना था, लेकिन साल्ट सेकंड अभी तक व्यवहार में नहीं अपनाया गया है। साल्ट फर्स्ट और साल्ट सेकंड पर 1972 साल्ट फर्स्ट पर और 1979 पर साल्ट सेकंड पर हस्ताक्षर किए गए थे, लेकिन साल्ट सेकंड को अभी तक अपनाया नहीं गया है। तो आपका सही जवाब हुआ ऑप्शन ए। थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें और अधिक से अधिक शेयर करें। और प्रीवियस वीडियो देखने के लिए आपकी स्क्रीन पर जो वीडियो दिखाई दे रही है उस पर क्लिक करें और प्रीवियस वीडियो देखें। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।